Good morning, students. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. In the last lectures, we have discussed some network theorems. Today, we are going to discuss two theorems, compensation theorem and Miller theorem. Compensation theorem. Compensation theorem is also known as substitution theorem. According to this theorem, in any network having sources of EMF, any impedance can be replaced by a voltage source having zero internal impedance and an EMF which is always equal to the potential difference between the ends of this impedance. कंपेंसेशन थ्योरम को संभरण प्रमेय या प्रतिकार प्रमेय और कभी कभी प्रतिस्थापन प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी जाल में जिसमें ईएमएफ के स्रोत हों, उसकी किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तथा ईएमएफ प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के सदैव बराबर हो। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक परिपथ पर विचार करते हैं जिसे फिगर 1 में दिखाया गया है। यहाँ सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स E है और दो प्रतिरोध R1 और R2 लगे हुए हैं। इस प्रमेय के अनुसार R1 R2 में से किसी भी प्रतिरोध को हम एक तुल्य वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जिस वोल्टेज सोर्स का EMF इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर हो। यहाँ हम R2 प्रतिरोध लेते हैं और R2 प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य जितना विभवांतर आता है उसके बराबर का एक वोल्टेज सोर्स E2 हम R2 की जगह लगा देते हैं। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें यह सिद्ध करना होगा कि यह दोनों परिपथ एक दूसरे के तुल्य हैं। वो तभी सिद्ध होगा जब दोनों परिपथों में धारा बराबर होगी। इस प्रकार पहले फिगर 1 में धारा यदि I1 है और दूसरे फिगर 2 में धारा यदि I2 है तो धारा I1 और धारा I2 बराबर होने चाहिए यदि ये दोनों परिपथ तुल्य हैं। पहले फिगर 1 में देखते हैं। फिगर 1 में धारा का मान I1 है। I1 हो गया E/R1 + R2 क्योंकि इस परिपथ में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स E है और दो प्रतिरोध R1 और R2 उसके साथ दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इस प्रकार I1 हो गया E/R1 + R2। अब यदि हम R2 को रिप्लेस करके उसकी जगह एक E2 का वोल्टेज सोर्स रखते हैं तो E2 का मान होना चाहिए I1 × R2। यह I1 और R2 के दोनों सिरों के मध्य वोल्टता पतन के बराबर है। इस प्रकार E2 का मान हो गया E/R2/R1 + R2। अब इतने E2 का हमने एक वोल्टेज सोर्स फिगर 2 में R2 की जगह लगा दिया है। अब इस फिगर 2 में I2 का मान हो जाएगा E - E2 / R1 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक प्रतिरोध R1 है और वोल्टता E और E2 दोनों हैं और E2 E के विपरीत दिशा में है, इसलिए जो कुल वोल्टता हो गई वो E - E2 हो गई। इस प्रकार I2 होता है E - E2/R1। E2 की जगह E2 का मान रखने पर I2 आ गया E - ER2 / R1 + R2 / R1। इसको सॉल्व करने पर I2 आता है ER1 + ER2 - ER2 / R1 + R2। ER2 + ER2 और -ER2 कैंसिल हो गए। जो रिज़ल्ट आया है वो है ER1 / R1/R1 + R2। ER1 / R1 × R1 + R2। इस प्रकार I2 आया E/R1 + R2। यह इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि I1 और I2 बराबर हैं।
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यह दोनों परिपथ एक दूसरे के तुल्य परिपथ हैं। The second theorem which we will prove is Miller theorem. According to the Miller theorem, in a four-terminal network whose voltage amplification factor is A, if the impedance between input and output parts is Z, then this impedance is equivalent of an input impedance Z upon 1 minus A and an output impedance AZ upon A minus 1. This effect is called Miller effect. मिलर प्रमेय के अनुसार किसी चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी व निर्गम पोर्ट के मध्य प्रतिबाधा यदि Z है तो यह प्रतिबाधा निवेशी प्रतिरोध Z अपॉन 1 माइनस ए तथा निर्गम प्रतिबाधा AZ अपॉन A माइनस 1 के तुल्य होती है। इस प्रभाव को मिलर प्रभाव कहा जाता है। मिलर थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने पहले एक नेटवर्क बनाया है। यहाँ हमने इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स के मध्य प्रतिबाधा Z लगाई है। दोनों इनपुट टर्मिनल्स के बीच में वोल्टता V1 है और दोनों आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में वोल्टता V2 है। इस नेटवर्क का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर A है। इसका अर्थ यह हुआ कि V2 इज इक्वल टू AV1 है। मिलर थ्योरम के अनुसार इस नेटवर्क को एक ऐसे नेटवर्क से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें दोनों इनपुट टर्मिनल्स के मध्य प्रतिबाधा Z अपॉन 1 माइनस ए हो और निर्गम प्रतिबाधा AZ अपॉन A माइनस 1 हो। यह इस चित्र में फिगर 2 में दिखाया गया है। यहाँ पर इनपुट प्रतिबाधा Z इन लगा रखी है और आउटपुट प्रतिबाधा ZO लगा रखी है, जहाँ Z इन का मान Z अपॉन 1 माइनस ए है और ZO का मान AZ अपॉन AZ अपॉन A माइनस 1 है। V2 इज इक्वल टू AV1 होता है, यह हम देख चुके हैं। I1 हो गया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय VZ। इस डायग्राम से आप लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन Z। V2 का मान AV1 रखने पर I1 हो गया V1 माइनस AV1 डिवाइडेड बाय Z। 1 माइनस AV1 डिवाइडेड बाय Z। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस A से डिवाइड करने पर I1 आता है V1 डिवाइडेड बाय Z अपॉन 1 माइनस A। Z अपॉन 1 माइनस A को Z इन लिखने पर I1 हो गया V1 अपॉन Z इन। इस प्रकार Z इन इज इक्वल टू Z अपॉन 1 माइनस A है। यह इक्वेशन 2 है। इसी प्रकार I2 का मान निकालते हैं। I2 हो जाता है V2 माइनस V1 अपॉन Z। यहाँ V1 की जगह V2 अपॉन A रख देते हैं। सो I2 इज इक्वल टू V2 माइनस V2 अपॉन A डिवाइडेड बाय Z। यह आता है AV2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय AZ इज इक्वल टू A माइनस 1 V2 डिवाइडेड बाय AZ। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को A माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो I2 हो गया I2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय AZ अपॉन A माइनस 1। AZ अपॉन A माइनस 1 को ZO रखने पर I2 आता है V2 बाय ZO। इस प्रकार ZO का मान आता है AZ अपॉन A माइनस 1। इस प्रकार हमने सिद्ध किया है कि यदि किसी नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट पोर्ट के बीच में प्रतिबाधा Z लगी हो तो यह एक ऐसे परिपथ के तुल्य होता है जिसकी इनपुट प्रतिबाधा Z अपॉन 1 माइनस A हो और आउटपुट प्रतिबाधा AZ अपॉन A माइनस 1 हो।
थैंक यू।